नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। यही वह जगह है ओझा जी, जहां से हमारा छोटा लड़का गायब हो गया था। ग्राम पंचायत के मुखिया श्यामदास ने घबराते हुए कहा। यूं तो मुखिया जी बिल्कुल खौफ नहीं खाते थे, उल्टा 6 फुट के लंबे चौड़े श्यामदास की प्रभावशाली आवाज सुनकर लोग ही अक्सर डर जाया करते थे। 60 की उम्र में भी वह किसी पहलवान से कम नहीं लगते थे। सर पर सफेद पगड़ी बांधकर हल्के बादामी रंग का कुर्ता और सफेद पंजामा पहने, हाथ में लाठी पकड़े जब वह 4-5 ढट्टे कट्टे मुश्तंडों को साथ लेकर चलते तो पूरे गांव में किसी की हिम्मत ना होती कि उन्हें कुछ कह दे। लेकिन आज हालात कुछ अलग ही थे। आज मुखिया जी के चेहरे पर दहशत साफ नजर आ रही थी, क्योंकि उनका छोटा लड़का भानु गांव के सबसे अंतिम छोर पर पड़ने वाले कब्रिस्तान के पास आकर गायब हो गया था। रात के वक्त कब्रिस्तान में कोई नहीं जाता था, क्योंकि उन्हें अक्सर किसी का प्रेत वहां मंडराता हुआ दिखता था। कब्रिस्तान के बड़े से लोहे के दरवाजे के बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ लगा हुआ था। उस पेड़ को ध्यान से देखते हुए मुखिया ने अपने बगल में खड़े एक तगड़े से मवाली जैसे दिखने वाले व्यक्ति से पूछा, तुझे पूरा यकीन है भूरा कि भानु को तूने आखिरी बार इसी पेड़ के पास देखा था? हाँ, मुखिया जी भूरा पूरे विश्वास के साथ बोला। मैं आज 8 बजे के आसपास किसी काम से शहर की ओर जा रहा था। कब्रिस्तान तो शहर जाने वाले रास्ते में हमेशा पड़ता ही है। मैंने अपनी बाइक को धीमा कर लिया था ताकि उबड़ खाबड़ रास्ते पर दिक्कत ना हो कि अचानक मेरी नजर इस पीपल के पेड़ पर पड़ी, जहां भानु सम्मोहित सा खड़ा हुआ था। एकदम पत्थराई सी फैली हुई आंखें और शरीर में भी कोई हरकत नहीं। दूर से देखने पर किसी मूर्ति जैसा लग रहा था। मैंने तुरंत बाइक मोड़ी और पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन तब तक वह गायब हो गया, जैसे हवा में ही घुल गया हो। मुझे कब्रिस्तान में जाने में डर लग रहा था, लेकिन मैंने गेट के पास खड़ा होकर दूर से नजर मारी तो वह कब्रिस्तान में भी नहीं था। फिर मैं बुरी तरह घबरा गया और शहर जाने का इरादा छोड़कर वापस आपके पास आया। मुझे तो लगता है कि जरूर उसी भटकने वाले प्रेत ने ही भानु को कुछ। चुप! मुखिया जी चिल्लाकर बोले। उन्हें चिल्लाने की जरूरत कम ही पड़ती थी, लेकिन जब वे चिल्लाते थे तो ऐसा लगता था जैसे मानो बादल गरज रहे हो। भूरा एकदम से सहमकर चुप हो गया। फिर श्यामदास एकदम काला कुर्ता पहने, काला टीका लगाए हुए ओझा राघवन की ओर मुड़े, जिसे झाड़ फूंक के मामले में अच्छा जानकार समझा जाता था। राघवन लगभग 20 साल का पतला दुबला सा लड़का था, लेकिन इन सब मामलों में उसकी प्रसिद्धि बहुत थी। फिर हाथ जोड़कर बोले, ओझा जी, सुनने से तो यही लग रहा है कि यह किसी प्रेत की ही करतूत है, क्योंकि गांव में किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मुखिया श्यामदास के बेटे को उठवा ले। आप कुछ भी करके मेरा बेटा मुझे वापस दिलवा दीजिए बस। राघवन ने सर उठाकर यहां वहां देखा और अपने हाथ फैलाकर बड़े ही नाटकीय अंदाज में बोला, आपका लड़का एक शक्तिशाली रूह के कब्जे में है मुखिया जी। मुझे तंत्र मंत्र के लिए कुछ सामग्री चाहिए होगी। कल आप मुझे वह सामग्री लाकर दीजिए ताकि मैं उस शक्तिशाली प्रेत पर काबू कर सकूं, और उसके बाद ही आपका लड़का आपको वापस मिलेगा। श्यामदास वहीं पास खड़े भूरा और बाकी के 4-5 मवालियों से बोले, ओझा जी की जरूरत की सामग्री कल तक उन्हें मिल जानी चाहिए। इस मामले में मुझे किसी प्रकार की कोताही नहीं चाहिए। जा, अब इन्हें इनके घर छोड़ा। उसके बाद भूरा ओझा को अपनी बाइक पर बिठाकर उसके घर छोड़ने निकल गया और श्यामदास अपनी जीप से वापस अपनी हवेली लौट गए। वह हवेली भी बड़ी ही शानदार थी। आसपास के गांवों में भी उतनी बड़ी हवेली किसी की नहीं थी।
अंदर जाते ही सबसे पहले बड़ा सा बरामदा जहां तरह तरह के छोटे छोटे फूल पौधे लगे थे, फिर हवेली का मुख्य दरवाजा जिसके अंदर जाते ही मिलता था बड़ा सा हॉल जहां श्यामदास के पूर्वजों की तस्वीरें टंगी हुई थी। आज उस हवेली में बड़ा ही रोना पीटना मचा हुआ था क्योंकि भानु गायब हो चुका था। श्यामदास की बीवी राधिका ने रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया था। श्यामदास उसके पास पहुंचकर उसे समझाते हुए बोले, शांत हो जा भाग्यवान, क्यों इतना रो रही है? ओझा राघवन ने मुझे आश्वासन दे दिया है कि वे कल ही हमारे लड़के को प्रेत के चंगुल से बाहर निकाल लाएंगे। राधिका अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मतलब आपको अब भी यही लगता है कि यह सब एक प्रेत की कारस्तानी है? लगता है? क्या मतलब? तुम्हें लगता है कि यह प्रेत की कारस्तानी नहीं है? मुखिया जी ने त्योरियां चढ़ाकर पूछा। राधिका मुंह बनाकर बोली, मैं तो आपको इतना चालाक समझती थी, पर आप तो निरे भोले निकले। पिछले दिनों जितना कुछ हुआ है उससे यह साफ साफ पता चलता है कि भानु को किसी प्रेत ने नहीं बल्कि आपके ही बड़े लड़के सुशील ने गायब किया है। क्या? श्यामदास का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो राधिका। भले ही तुम हमारी दूसरी पत्नी और सुशील की सौतेली मां हो, लेकिन सुशील तुम्हारा बहुत सम्मान करता था और अपने सौतेले लेकिन छोटे भाई भानु की भी बहुत परवाह करता था। इस बात का साक्षी तो मैं खुद हूं। मैं यह नहीं कह रही कि सुशील से मेरे या भानु के संबंध खराब थे, लेकिन रिश्तों में दरार तो तब से पड़ने लगी जब से सुशील की जिंदगी में वह लड़की आई, मोहिनी। मोहिनी का नाम सुनते ही श्यामदास के जहन में पूरा घटनाक्रम किसी फिल्म की रील की तरह चलने लगा। अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद अकेलेपन से ग्रसित होकर श्यामदास ने दूसरी शादी रचा डाली। उस समय सुशील 4-5 साल का रहा होगा। श्यामदास को लगा कि उसे भी मां की कमी महसूस नहीं होगी, और हुआ भी ऐसा। राधिका ने कभी यह जाहिर नहीं होने दिया कि वह सुशील की सौतेली मां है। फिर शादी के 1 साल बाद भानु का जन्म हुआ। सुशील तो बहुत अधिक खुश था कि उसे उसका छोटा भाई मिल गया है। उसने पूरे गांव में खुद घर घर जाकर मिठाई बांटी थी। उसके बाद से पूरा परिवार खुशी खुशी रह रहा था। फिर सुशील के साथ साथ भानु भी स्कूल जाने लगा। सुशील जहां पढ़ने में शुरू से ही बहुत तेज था, वहीं भानु थोड़ा पढ़ने में बड़ा फिजड्डी साबित हुआ। उसका मन बस बाहर खेलने कूदने में ही लगता था, लेकिन पढ़ाई के नाम पर उसके हाथ पांव फूल जाते थे। सुशील ने भी उसे कई बार बैठाकर पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वह उठकर दोस्तों के साथ खेलने भाग जाया करता। फिर आया भानु की 5वीं और सुशील की 10वीं कक्षा का परिणाम एक साथ आया। जहां सुशील अपनी कक्षा में अव्वल आया था, वहीं भानु फेल हो गया था। उसके फेल होने पर श्यामदास ने उसे बहुत अधिक डांटा था और बड़े भाई का उदाहरण देकर कहा कि हीरा और कोयला दोनों गलती से एक ही घर में पैदा हो गए हैं। श्यामदास ने तो गुस्से में यह बात बोल दी, लेकिन भानु के बालमन पर इस बात का काफी गहरा प्रभाव पड़ा और वह अपनी पहली नाकामयाबी से उबरने के बजाय और अधिक हीन भावना का शिकार हो गया। वह और सुशील पहले आपस में बहुत खेलते थे, लेकिन अब वह सुशील से बेहद कटा कटा ही रहने लगा। उसकी दोस्ती गांव के ही कुछ अराजक तत्वों से हो गई, जिनका काम बस दिन भर मटर गश्ती करना हुआ करता था। श्यामदास और सुशील अपने अपने तरीके से उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन राधिका भी भानु की ही तरफ से बात करती। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। सुशील अब ग्रेजुएट हो चुका था और शहर में उसकी नौकरी लग चुकी थी। हालांकि श्यामदास चाहते थे कि सुशील घर में ही रहकर खेती बाड़ी में उनका हाथ बटाए, लेकिन जब बेटे ने शहर में नौकरी ले ली तो उन्हें भी घुटने टेकने ही पड़े। उन्हें लगा कि कारोबार की जिम्मेदारी भानु संभाल लेगा। दरअसल उनके पास कई बीघा जमीन और उस पर खेती करने वाले कई किसान थे। उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी जमीन की देखरेख करते हुए भानु भी आवारागर्दी छोड़कर जिम्मेदार हो जाएगा। सब कुछ एकदम सामान्य तरीके से चल रहा था। सुशील दफ्तर के काम से कुछ दिनों के लिए वापस गांव आ गया। दरअसल उसकी कंपनी को गांव में बांध बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और उसके लिए सुशील को इंचार्ज बनाकर भेजा गया था, क्योंकि वह अपने गांव से अच्छी तरह वाकिफ था। अब उसे 3-4 महीने घर पर ही रहना था। श्यामदास इस खबर से बड़े खुश हुए,
लेकिन भानु और राधिका को इतनी खुशी नहीं हुई। राधिका अब जब भी सुशील को देखती थी तो उसे अपने बेटे की नालायकी से कुड़न होने लगती थी। भानु भी सुशील के आने के बाद से घर पर कम और अपने मवाली दोस्तों के साथ बाहर ज्यादा रहता था। सुशील को भी यह बातें महसूस होती थी, लेकिन वह कुछ कहता नहीं। उसे लगता था कि एक न एक दिन सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन तभी गांव में उसकी मुलाकात हुई। मोहिनी से मोहिनी के माता पिता बढ़ई का काम करते थे, लेकिन अपनी इकलौती संतान मोहिनी की पढ़ाई के मामले में उन्होंने बिल्कुल कोताही नहीं बरती थी। मोहिनी गांव से कुछ दूर पंडित रामचरण कॉलेज से बीएसएससी कर रही थी। सुशील के बातचीत करने के तरीके और मधुर स्वभाव से मोहिनी बेहद प्रभावित हुई थी और सुशील भी खुद को उसके प्रति आकर्षित होने से नहीं रोक पाया था। वह मोहिनी से कभी उसकी पढ़ाई में आई समस्याओं को हल करने और कभी किसी और बहाने से मिलता रहा। श्यामदास अपने कामों में इतना व्यस्त थे कि उन्हें उनके प्रेम प्रसंग के बारे में लेशमात्र भी अंदाजा नहीं हुआ। एक दिन भानु मोहिनी के कॉलेज के बाहर अपने आवारा दोस्तों के साथ आती जाती हर लड़की को छेड़ रहा था। उसके किसी दोस्त ने उसे मोहिनी और सुशील के बारे में बता दिया था। जैसे ही मोहिनी कॉलेज से बाहर निकली, भानु ने दूर से ही चिल्लाया, मेरे भाई की जीवन संगिनी बनने का सपना छोड़ दे। तुम नीची जाति वालों को मैं अच्छी तरह समझता हूं। तुम लोग पैसों के लिए बड़े घर के लड़कों को फंसाती हो। तभी भानु के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने सर उठाकर देखा तो आंखों में जमाने भर का गुस्सा लिए सुशील खड़ा था। उसने आज तक अपने छोटे भाई पर कभी हाथ नहीं उठाया था, लेकिन जैसे ही उसने मोहिनी के बारे में कुछ गलत बात की तो वह खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाया। भानु के लफंगे दोस्तों ने भी सुशील से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने पहले कभी सुशील को गुस्से में नहीं देखा था। उसके बाद सुशील मोहिनी को लेकर वहां से चला गया। अब तक भानु सिर्फ अपने भाई से ईर्ष्या करता था, लेकिन उस झन्नाटेदार थप्पड़ ने ईर्ष्या को शत्रुता में बदल दिया था। भानु उस घटना के तुरंत बाद श्यामदास के पास पहुंचा और सारी घटना कह सुनाई। कोई और दिन होता तो श्यामदास सुशील के ही पक्ष में बोलते, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि सुशील एक बढ़ई की बेटी मोहिनी से प्रेम करने लगा है, वह अगबुला हो गए। राधिका ने भी नाक भौं सिकोड़कर कहा, बड़ा सही ठहराते थे ना। अपने सपूत को देखो, किस बिरादरी की लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चला रहा है। गांव में यह बात फैल गई तो भला कहां मुंह छिपाएंगे हम। श्यामदास भी लोक बिरादरी के डर से सुशील से बात करना चाहते थे। आधे घंटे बाद सुशील भी मोहिनी को उसके घर छोड़कर अपने घर वापस आ गया। श्यामदास, राधिका और भानु को हॉल में ही खड़ा देखकर वह ये तो समझ ही गया था कि भानु ने उसकी शिकायत कर दी है। किसी के बिना कुछ बोले ही उसने बोलना शुरू कर दिया, देखिए पिताजी, गलती भानु की ही थी। इसकी आवारागर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अब तो कॉलेज आने जाने वाली लड़कियों को भी छेड़ने लगा है यह। श्यामदास गंभीर स्वर में बोले, हमें भानु की आवारागर्दी के बारे में पता है सुशील, लेकिन हम तुमसे उस बारे में बात नहीं करना चाहते। हम लोगों को तुमसे उस लड़की मोहिनी के बारे में बात करनी है। तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छिपाई। सुशील नजरें झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं आपको उसके बारे में बताने ही वाला था कि तभी यह घटना हो गई। मोहिनी बहुत अच्छी लड़की है पिताजी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। जुबान को लगाम दो। श्यामदास गरजे, जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। तुम मेरी संतान हो। इस गांव के सरपंच श्यामदास के बेटे मेरा बेटा एक बढ़ई की लड़की को ब्याह कर इस घर में लाएगा। तुम होश में तो हो। सुशील सहम गया। उसे अपने पिता से इस प्रकार की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। यह वजह भी थी कि शहर में रहते हुए वह ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात वगैरह को लगभग भूल ही गया था। वह बोला, मुझे तो यह हैरानी है कि आप इन सब बातों में अभी तक मानते हैं पिताजी, जबकि जिस ग्राम पंचायत के आप मुखिया हैं वहां पर खुद 50% स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित है। श्यामदास भी गंभीरता से बोले, जरूरी नहीं कि जिनके साथ हम काम करते हैं उन्हें हम अपने घर का सदस्य ही बना लें। छुआछूत में तो मैं भी नहीं मानता, लेकिन जात बिरादरी के मामले में कुछ सीमाएं हैं जो कोई नहीं लांघ सकता।
तुम्हारे शहर में भले ही लोग इसे नहीं मानते होंगे और अंतरजातीय विवाह करते होंगे, लेकिन गांव में यह सब नहीं चल सकेगा। खैर, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम आज से, बल्कि इसी वक्त से उस लड़की से अपने सारे संबंध खत्म कर लोगे और दोबारा कभी भी उससे नहीं मिलोगे। हालांकि श्यामदास के सामने सुशील ज्यादा कुछ बोलता नहीं था, लेकिन आज न जाने उसमें कहां से हिम्मत आ गई। वह बोल पड़ा, मैं मोहिनी को कभी नहीं छोड़ूंगा पिताजी, मरते दम तक नहीं। श्यामदास के साथ साथ राधिका और भानु भी यह सुनकर चकित रह गए थे। उन्होंने आज तक कभी भी सुशील को कभी श्यामदास के विरोध में जाते नहीं देखा था। मां बाप के प्रति उसकी आज्ञाकारिता का उदाहरण पूरे गांव में दिया जाता था, लेकिन आज वही सुशील पहली बार अपने पिता की किसी बात का विरोध कर रहा था। श्यामदास के लिए भी यह एक बड़ा झटका था। वे बोले, ठीक है, फिर अगर तुम एक लड़की के लिए अपने पिता से बगावत पर उतर ही आए हो, तो फिर अब तुम्हें दो में से किसी एक को चुनना होगा, या तो यह घर या फिर मोहिनी। सुशील मुस्कुराकर बोला, शायद आप भूल रहे हैं पिताजी कि अब मैं खुद कमाने लगा हूं। मैं गांव की सीमा के बाहर बने तमाम होटलों में भी रुक सकता हूं। राधिका अच्छा मौका देखकर बोली, तो ठीक है, फिर जब तुमने फैसला कर ही लिया है अपने पिता की पगड़ी उछालने का, तो कोई जरूरत नहीं है इस घर में तुम्हारी। तुम तुरंत यह घर छोड़कर जा सकते हो। श्यामदास ने भी राधिका की इस बात का कोई विरोध नहीं किया। सुशील चुपचाप अपने कमरे में गया और दो भारी अटैचियों में सामान लेकर जब बाहर आया तो श्यामदास के चेहरे पर लाचारी साफ देखी जा सकती थी। वे सुशील को रोकना चाहते थे, लेकिन उनका अहंकार उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था। सुशील वापस डॉल में आया और अपना सामान एक तरफ रखकर अपने पिता के पांव छूने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन श्यामदास पीछे हट गए। सुशील ऊपर उठकर बोला, भले ही मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन इससे आप लोगों के प्रति मेरे मन में जो इज्जत और स्नेह है वह कम नहीं हो जाता। उम्मीद है कि जात पात और अमीर गरीब का जो मैल आप लोगों के मन में घर कर गया है, उससे आपको जल्द ही छुटकारा मिले। इतना कहकर सुशील अपनी दोनों अटैचियां थामे घर से बाहर निकल गया। श्यामदास उसके बाद से काफी दुखी हो गए, लेकिन राधिका और भानु बहुत खुश थे कि आखिर जिसकी वजह से उन्हें इतना नीचा देखना पड़ा वह आखिरकार घर से जा चुका था। इसके साथ ही श्यामदास विचारों के भंवर से बाहर निकलकर वर्तमान समय में आ गए थे। सुशील के घर छोड़ने की घटना को जुम्मा एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि भानु कब्रिस्तान के पास वाले इलाके से गायब हो गया। इस घटना ने उन्हें और ज्यादा चिंतित कर दिया था। राधिका बोली, किस सोच में पड़ गए आप? सुशील घर छोड़कर गांव की ही सीमा के पास बने छोटे से होटल में रुका हुआ है। कब्रिस्तान से उस होटल की दूरी मुश्किल से आधा किलोमीटर होगी। क्या सुशील के लिए भानु को वहां से गायब करवाना कोई मुश्किल काम रहा होगा? वह तो वैसे भी उससे खुन्नस खाकर बैठा हुआ था। श्यामदास खींचकर बोले, तुम कुछ भी बोल रही हो सुशीला। भूरा ने खुद कहा कि उसने भानु को कब्रिस्तान के पास लगे पीपल के पेड़ के सामने देखा और उसके वहां तक पहुंचते ही वह एकदम से गायब हो गया। अब यह किसी इंसान की करामात हो सकती है भला? राधिका रुआसी होकर बोली, आप तो हमेशा से ही सुशील का पक्ष लेते आए हैं और आज भी ले रहे हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं भी जान दे दूंगी। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। श्यामदास थोड़ा शांति से समझाते हुए बोले, देखो, रोना बंद करो भाग्यवान। मुझे वैसे पूरा यकीन है कि सुशील भानु को कभी कोई नुकसान पहुंचाने की नहीं सोचेगा, लेकिन अगर तुम इतना जोर दे ही रही हो तो मैं अभी जाकर सुशील से जाकर इस बारे में बात करता हूं। तब तक भूरा भी ओझा राघवन को उसके घर तक छोड़कर वापस आ गया था। श्यामदास ने उसे पूरी बात बताई। भूरा को पता था कि सुशील कहां रुका हुआ है। वो और श्यामदास तुरंत जीप में बैठकर निकल गए। सुशील अपने दफ्तर के 4-5 दोस्तों के साथ एक छोटे से मोटल में अपने रूम में बैठा बांध निर्माण के काम को लेकर चर्चा कर रहा था। उस मोटल में 2 फ्लोर और चंद कमरे ही थे। वह एकदम नया नया ही बना था, क्योंकि उस रास्ते से ज्यादा राहगीरों का आना जाना नहीं हो पाता था। तभी एक वेटर उसके रूम में आकर बोला, एक्सक्यूज मी सर, यहां सुशील कौन है? मैं हूं सुशील। सुशील आगे बढ़कर बोला, आपके पिता श्यामदास नीचे रिसेप्शन पर है, वे आपको बुला रहे हैं। सुशील थोड़ा सा चौंक गया,
तो क्या पिताजी का मूड बदल गया था? क्या वे उसे वापस घर ले जाने आए थे? इन्हीं सब विचारों में घिरा सुशील वेटर के साथ साथ नीचे रिसेप्शन पर पहुंचा, जहां श्यामदास और भूरा खड़े हुए थे। उनके चेहरों पर परेशानी वाले भाव देखकर सुनील भी थोड़ा सकते में आ गया। उसने श्यामदास के पास पहुंचकर पूछा, पिताजी, आप लोग यहां? आप परेशान लग रहे हैं, क्या सब कुछ ठीक है? एक हफ्ते बाद बेटे को देखकर श्यामदास थोड़े भावुक अवश्य हुए, लेकिन वे तुरंत ही खुद को संभालते हुए बोले, सुशील, वो बात ऐसी है कि भानु गायब हो चुका है। क्या? सुशील ने आश्चर्य मिश्रित स्वर में कहा। गायब हो गया? क्या मतलब गायब हो गया? फिर श्यामदास ने भूरा की तरफ इशारा किया तो भूरा ने भी अपनी आप बीती सुना दी। यह सब सुनकर सुनील हैरान होकर बोला, क्या? भानु 8 बजे से गायब है और आप मुझे अब बता रहे हैं 11 बजे? और ये भूत प्रेत के चक्करों में कहां से पड़ गए आप लोग? ऐसा कुछ नहीं होता है। उस ऊंझा के पास जाने के बजाय आप लोग सीधा मेरे पास आते तो हम पास के थाने में रपट भी करवा चुके होते। श्यामदास ने उत्तर दिया, तो तुझे क्या लगता है कि हमने शिकायत नहीं दर्ज करवाई होगी? सब कर आके ही तेरे पास आए हैं तुझे बताने यहां की डीली ढाली पुलिस से किसी काम की अपेक्षा करना ही व्यर्थ है। वरना लोग पुलिस से पहले ठाकुर श्यामदास के पास क्यों आते अपनी समस्याएं लेकर? सुशील थोड़ा ठंडा पड़कर बोला, फिर क्या पता चला? श्यामदास ने पहले भूरा की तरफ देखा और फिर धीमे से सुशील से बोले, देख बेटा, तू गुस्सा मत करना, लेकिन भानु और तेरे बीच कुछ दिनों पहले जो हुआ था, क्या उसे लेकर तेरे मन में कोई कुट्ठा तो नहीं थी? मेरे कहने का मतलब एक प्रकार से भानु की वजह से ही तुझे घर से निकाला गया था, तो क्या भानु के प्रति कोई द्वेष भाव तो नहीं था ना? सुशील को यह समझने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा कि श्यामदास का इशारा किस तरफ है। वह विचलित होकर बोला, कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? क्या आपको मेरे और भानु के रिश्ते के बारे में नहीं पता? मैं उसे गलती करने पर पीट सकता हूं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं उसे गायब ही करवा दूंगा। तभी भूरा बीच में बोल पड़ा, नहीं नहीं छोटे साहब जी, मालिक को तो आप पर पूरा यकीन है, वो तो मालकिन को थोड़ा शक हुआ था, इसलिए हम आपसे पूछने चले आए। तभी भूरा को एहसास हुआ कि उसकी जुबान से कितनी बड़ी बात फिसल गई है। उसने श्यामदास की तरफ मुड़कर देखा, जो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी भी पल फाड़ खाएंगे। यह देखकर वह और अधिक सहम गया और नजरें झुका ली। फिर स्थिति को संभालने के लिए श्यामदास हो बोले, ऐसा कुछ नहीं है सुशील, जैसा तुम सोच रहे हो। तुम्हारी मां को भानु की बहुत ज्यादा ही चिंता हो रही थी, इसलिए वह कुछ भी बोल रही थी। अब हम चलते हैं, भानु की कुछ खबर मिली तो तुम्हें जरूर बताएंगे। इतना कहकर श्यामदास और भूरा वहां से निकल गए। सुशील कुछ नहीं बोला, लेकिन वह इस बात से काफी आहत हो गया था कि राधिका उसके बारे में ऐसा सोच सकती है। भले ही वह उसकी सौतेली मां थी, लेकिन उसने तो कभी इस तरह से नहीं सोचा था। उसे यह बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी कि भानु के गायब होने में उसका हाथ माना जाएगा। अब उसने एक निर्णय लिया, कब्रिस्तान में जाकर खुद सत्यता की जांच करने का निर्णय। उसे पक्का यकीन था कि अगर भानु कब्रिस्तान के पास से गायब हुआ है तो कब्रिस्तान के आसपास उसे कुछ न कुछ सुराग जरूर मिलेगा, जिससे उसे भानु को ढूंढने में मदद मिलेगी। सुशील का मोटल 24 घंटे खुला ही रहता था, कोई जब चाहे तब आ जा सकता था। इसी बात का फायदा उठाकर रात के 12 बजे सुशील एक बड़ी सी टॉर्च हाथ में पकड़े मोटल से बाहर निकल आया। बाहर रात के समय एक भी इंसान सड़क पर नहीं दिख रहा था, बस हल्की सर्दी और थोड़ा बहुत कोहरा अवश्य था, जिसकी वजह से सुशील ने काली जैकेट पहन रखी थी। सड़क पर इधर उधर झाड़ झंखाड़ तो थे ही, लेकिन साथ में स्ट्रीट लाइट्स भी जहां तहां लगी हुई थी। सुशील ने उन्हीं स्ट्रीट लाइट्स का अनुसरण करते हुए सुनसान सड़क पर चला जा रहा था। दूर कहीं से सियारों के रोने की आवाज भी आ रही थी, लेकिन सुशील पर इसका कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा था, क्योंकि वह भूत प्रेत आदि में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। चलते चलते कुछ ही देर में वह उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया था, जिसके बगल में ही कब्रिस्तान था। उसने इधर उधर देखा, पूरी सड़क पर कोई नहीं था। इसका एक कारण यह भी था कि गांव वालों ने अक्सर इस जगह किसी भटकते हुए प्रेत को देखा था। हालांकि उस प्रेत द्वारा
किसी को नुकसान पहुंचाने की तो कोई खबर आज तक नहीं आई थी, लेकिन डर पैदा करने के लिए सिर्फ किसी भूत प्रेत की मौजूदगी की खबर भी काफी होती है। सुशील का कई बार इस रास्ते से शहर आना जाना हुआ था, लेकिन कब्रिस्तान को इतनी गौर से वह आज पहली बार देख रहा था। वह तुरंत कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचा। न जाने क्यों उसकी रीढ़ की हड्डी में अजीब सी सिहरन हुई। अब आसपास का पूरा माहौल शांति था। वे दूर से बिबियाते सियार भी शांत थे, लेकिन यह मौत जैसी शांति और अधिक डरावनी लग रही थी। सुशील ने हल्का सा धक्का दिया और कब्रिस्तान का गेट खुलता चला गया। पुराना गेट होने के कारण उसने चरर रर्रर की आवाज की और पूरी तरह खुल गया। अब सुशील ने कब्रिस्तान के भीतर पैर जमा लिए। अब स्ट्रीट लाइट्स पीछे छूट गई थी, इसलिए उसे टॉर्च जलानी ही पड़ी। टॉर्च का प्रकाश उस कब्रिस्तान के अंधेरे को चीरता चला गया। सुशील ने ध्यान दिया कि कब्रिस्तान अच्छा खासा बड़ा था। तभी अचानक उसे दूर कहीं से कुछ आवाजें आती सुनाई दी। उसने गौर से सुना तो पता चला कि यह 2 लोगों के बड़ासियाने की आवाज थी। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, मैंने ठीक ही सोचा था, यहां कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं है। सबको पता है कि भानु मुखिया का बेटा है और उसे अगवा करने पर मुन्ह मांगी फिरौती मिलेगी, इसीलिए उसे उठवा लिया गया। मुझे इन आवाजों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना होगा, तभी भानु को ढूंढ पाऊंगा। साथ ही मुझे यह भी ध्यान रखना होगा कि अपहरणकर्ता चौकन्ने न हो जाए, वरना मैं भी उनकी गिरफ्त में आ जाऊंगा। कब्रिस्तान के भीतर या बाहर से कोई और आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए उन दूर से आती आवाजों की दिशा में आगे बढ़ना सुशील के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। सुशील धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और आवाजें और साफ होती गई। अब वह कब्रिस्तान के अंतिम छोर पर पहुंच गया था। वहां पर एक छोटा सा एक कमरे का मकान बना हुआ था, जिसके अंदर से बहुत ही मध्यम प्रकाश एकमात्र खिड़की के सहारे बाहर को आ रहा था। सुशील अब एकदम दबे पांव आगे बढ़ने लगा और उस मकान की छोटी सी खिड़की से भीतर झांक कर देखने लगा। वह मध्यम प्रकाश मोमबत्ती का था, जो एक लकड़ी की छोटी सी मेज पर रखी हुई थी। सुशील ने थोड़ा और गौर से देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उसे मेज के पास एक कुर्सी पर रस्सियों से मजबूती से जकड़ा हुआ भानु दिखाई दिया। उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया था ताकि वह चिल्ला ना सके, पर इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भानु पूरी तरह बेहोश था। तभी किसी के तेज चिल्लाने की आवाज आई, तो इसको कहीं और नहीं छिपा सकता था। सुशील की आंखों की पुतलियां उसी ओर घूमी। वह बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि उसे ओझा राघवन मकान के दूसरे कोने में खड़ा किसी से बात करता दिखा। उसे वह दूसरा व्यक्ति ठीक से नहीं दिखा, क्योंकि एक तो उसने लंबा सा ओवरकोट और सिर पर टोपी पहनी हुई थी, और दूसरा उसकी पीठ उसी खिड़की की तरफ थी जहां से सुशील अंदर झांक रहा था। लेकिन उनकी बातचीत अब बिल्कुल साफ सुनाई दे रही। ओझा राघवन की बात सुनकर वह व्यक्ति झल्ला कर बोला, तो किधर रखेगा मैं इसको? तू तो ये समझता है कि अपुन के पास दुनिया भर का प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है। अरे तो यहां कब्रिस्तान से दूर छिपाना था ना। तूने भोलाराम को पिछली बार जिस खंडहर में छिपाया था, उसका क्या हुआ? अरे उसका मत पूछ। उधर अब आबादी बढ़ गई है, उधर जाने का रिस्क नहीं लेगा अब अपुन। चलो जो भी हुआ, अब जैसा प्लान किया है वैसा ही करेंगे। मैंने इसके घर वालों को समझा दिया है कि यह किसी प्रेत के चंगुल में है। अब कुछ दिन इसे यहीं रखते हैं। जब कुछ दिन बाद थोड़ा पैसा वैसा ऐंठ लूंगा, तब इसे उनके सामने ले जाकर कह दूंगा कि इसे प्रेत के चंगुल से आजाद करवा लिया। वाह ओझा जी वाह। तालियां बजाता हुआ सुशील सामने के दरवाजे से आ गया। उसके चेहरे पर क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखकर ओझा राघवन और वह ओवरकोट और हैट पहना रहस्यमय व्यक्ति दोनों ही चौंक गए। उस ओवरकोट वाले लंबे चौड़े व्यक्ति ने ओझा से पूछा, अभी ये नया आइटम कौन आयला है? ओझा कांपते स्वर में बोला, ये सुशील है, श्यामदास का बड़ा बेटा। मैंने तुझसे कहा था कि इसे कहीं दूर छिपाते हैं, लेकिन तुझे तो मेरी बात सुननी ही नहीं है। बस बहुत हुआ तुम दोनों का। सुशील गुस्से से बोला, अच्छा हुआ पुलिस से पहले मैं तुम तक पहुंच गया। अब तुम दोनों की अच्छे से मरम्मत करूंगा। इतना कहकर सुशील पहले ओवरकोट वाले की तरफ उछला। उसका इरादा तो उस व्यक्ति को लात मारने का था, लेकिन उसकी लात क्या, उसका पूरा शरीर ही उस रहस्यमयी व्यक्ति के आर पार होकर निकल गया।
सुशील को यकीन नहीं हुआ कि उसने अभी अभी क्या देखा। वह वापस मुड़ा और उस व्यक्ति को चूसा रसीद करना चाहा, लेकिन उसका मुक्का उस व्यक्ति को लगा ही नहीं। उसे ऐसा लगा जैसे उसने हवा में ही हाथ घुमाया हो। वह व्यक्ति अपने बेफिक्र अंदाज में बोला, अरे भीड़ू, ऐसा खाली पीली काय को हवा में हाथ पैर चलाता? मेरे को डर्ट नहीं कर सकता तू। मैं घोस्ट है, घोस्ट हिंदी में क्या बोलते? हाँ, भूत है मैं। सुशील को यकीन नहीं हुआ कि अभी अभी उसने क्या सुना। उसने ओझा की तरफ देखा। उसने भी आंख बंद करके मूक स्वीकृति में सिर हिला दिया। इससे सुशील को बड़ा तगड़ा झटका लगा। वह तो अभी तक भूत प्रेत को भ्रम से अधिक कुछ नहीं मानता था, लेकिन आज उसका भ्रम यथार्थ के रूप में उसके सामने खड़ा था। उसे लगा कि वह कुछ बोलना चाहता है, लेकिन शब्द डलक में फंस कर रह गए हैं। उसके पैर लड़खड़ाने लगे थे। वह जैसे ही गिरने को हुआ, वैसे ही उस प्रेत ने उसकी बांह पकड़कर उसे संभालना चाहा। सुशील अपनी बांह को झटका देकर पीछे की दीवार से जाकर चिपक गया और चिल्लाकर बोला, दूर रहो मुझसे। बिल्कुल द्वारा सुशील ने ध्यान दिया कि उस प्रेत ने हैट और ओवरकोट के अलावा चेहरे पर एक काला चश्मा भी चढ़ा रखा था। वह शक्ल से सांवले रंग का 50 वर्ष के आसपास का कोई अधेड़ लेकिन चुस्त व्यक्ति लग रहा था। वह ओवरकोटधारी प्रेत हाथ हिलाकर बोला, जस्ट चिल मैन, तू खाली पीली इतनी काय को डर रहा मेरे से? ओह, शायद इसलिए क्योंकि तुम एक प्रेत हो और मैं तो तुम्हारे जैसी चीजों में मानता ही नहीं था, लेकिन अब सच्चाई मेरे सामने है। सुशील ने दीवार से चिपके रहकर ही उत्तर दिया। वह प्रेत भी छिड़कर बोला, अबे मैं प्रेत है तो क्या खा जाएगा मैं तेरे को? मुझे क्या पता तुम प्रेत इंसानी मांस खाते हो या नहीं। क्या बोल तू? इंसानी मांस? अबे अपुन जिंदा था तब भी वेजिटेरियन था। अपुन प्रेत लोग को किसी तरह के खाने वाने की जरूरत नहीं। ओझा उस व्यक्ति से थोड़ा आगे आकर बोला, देखो सुशील, मैं तुम्हें सब समझाता हूं, पर तुम्हें मेरी बात को थोड़े धैर्य के साथ सुनना होगा। सुशील कुछ नहीं बोला। वह बस दीवार से सटकर बैठ गया। ओझा ने उसे थोड़ा क्षति देखकर वापस बोलना शुरू किया। जिन लोगों ने भी यहां पर किसी प्रेत को भटकते देखने का दावा किया है, उन सबके दावे सच है। सचमुच में यह प्रेत यहीं इसी कब्रिस्तान में भटकता रहता है। इनका नाम पीटर डिकोस्टा है। यह 80 साल पुराने प्रेत है, जिनकी आत्मा को किसी कारण से मुक्ति नहीं मिली है। तभी पीटर डिकोस्टा बीच में बाधा डालते हुए बोला, ए अपनी स्टोरी मैं खुद इसको सुना देगा ना मैन, तू बस अपनी स्टोरी सुना। राघवन ने फिर से बोलना शुरू किया, मेरी मां बहुत बीमार है सुशील। उन्हें मैंने शहर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवा दिया था, लेकिन वहां का खर्चा संभालने लायक पैसे मेरे पास नहीं थे। मैंने नकली ओंझा बनकर भोले भाले लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर उनको खूब लूटा था। शायद इसी बात का बदला ईश्वर मुझसे इस प्रकार से ले रहे थे। मां के जिंदा रहने की उम्मीद दिन प्रतिदिन धूमिल पड़ती जा रही थी। मैं एक दिन इसी कब्रिस्तान की एक कब्र के पास बैठा अपने हालातों से परेशान रो रहा था कि तभी अचानक पीटर मेरे सामने प्रकट हो गया। मैं बुरी तरह घबरा गया था। उसके बाद की कहानी पीटर ने बतानी शुरू की। हाँ, तो प्रकट होना ही पड़ा मेरे को। मेरी ही कब्र के सामने बैठकर बच्चा माफिक रो रहा था। अपूर्ण से देखा नहीं गया तो तेरा दुख बांटने चला आया, पर तू तो अपूर्ण को देखकर ऐसा ठहरा जैसा अभी ये लड़का डर रहा है। पता नहीं तुम इंसान लोग का प्रेतों से क्या प्रॉब्लम है। तुमको लगता है कि हम प्रेत लोग तुमको कच्चा ही चबा जाएगा बिना लहसुन प्याज का छौंक लगाए। राघवन बोला, हाँ तो किसी के भी सामने तुम ऐसे आओगे तो वो डर ही जाएगा। खैर, जब मुझे पता चला कि पीटर मुझे नुकसान पहुंचाने की मंशा नहीं रखता, तो मैंने अपनी सारी कहानी उसे सुना दी और वह मेरी मदद के लिए तैयार हो गया। उसके बाद हमने एक योजना बनाई। जब भी किसी अमीर घर का लड़का इस कब्रिस्तान के पास से गुजरता तो पीटर अपनी प्रेत शक्तियों की मदद से किसी सुंदरी का रूप धारण करके उसे रिझाने के प्रयास करने लगता। लड़का सम्मोहित सा खिंचा चला आता और हम उसे गायब कर देते। हमने अमीर घरों के 2 लड़कों को गायब किया। कब्रिस्तान के पास से गायब होने के कारण सबको यही लगता कि इन्हें किसी प्रेत ने गायब किया होगा। आसपास के गांवों में एकमात्र ओझा होने के कारण मुझे ही बुलाया जाता और मैं कुछ तंत्र मंत्र फूंक कर यह दावा करता कि उनका बच्चा उन तक सही सलामत पहुंच जाएगा। बदले में उनसे भारी भरकम फीस वसूलता।
लेकिन इतने अमीर घरों के लोगों के लिए उतना पैसा खर्चना कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे पैसा मिलने के बाद उनके बच्चे सही सलामत घर पहुंच जाते। हालांकि अब तक हमने 4 बड़े अमीर घरों के बच्चे उठाए और चारों जगह से अच्छा पैसा मिला, लेकिन हमारी मंशा किसी को नुकसान पहुंचाने की कभी नहीं थी। अगर वे पैसे ना भी देते तो भी उन्हें उनके बच्चे सलामत मिल जाते। अब 2 काम अच्छे हुए। एक तो मुंह मांगी कीमत मिलने लगी, जिससे शहर के हॉस्पिटल में मेरी मां का इलाज अच्छे से होने लगा, और दूसरा यह कि मेरी एक प्रभावशाली ओझा के रूप में पहचान बन गई। जिन बच्चों को हमारे गांव की पुलिस पूरा दम लगाकर भी न ढूंढ पाती, उन्हें मैं उनके परिवार तक पहुंचाकर उनका हीरो बन जाता। हमारा 5वां शिकार भानु था। उसे भी पीटर ने सुंदरी का रूप धारण कर फंसा लिया था, लेकिन इस बार गड़बड़ यह हो गई कि अक्सर हम लोगों का अपहरण करके जिस खंडहर में रखते थे, वहां लोगों की आवाजाही बढ़ गई। इस वजह से पीटर ने इसे यहां कब्रिस्तान में ही रखा हुआ था। मेरी और पीटर की इसी बात पर बहस हो रही थी कि तुमने हमें देख लिया। राघवन की कहानी सुनने के बाद सुशील का डर काफी हद तक कम हो गया था। वह पीटर की तरफ देखकर बोला, और तुम्हारी क्या कहानी है? पीटर अपने मस्तमौला अंदाज में बोला, मेरा कहानी जान के क्या करेगा मैन? मैं 80 साल पुराना प्रेत। मेरी कहानी में तेरे को क्या इंटरेस्ट? इस पर सुशील ने जवाब दिया, इस कब्रिस्तान इतने सारे लोगों की कब्र है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी ही रूह यहां भटक रही है। मैं भूत प्रेत के मामले में कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन कहा जाता है कि जब किसी की अधूरी इच्छा पूरी नहीं हो पाती, तभी वह मुक्त होने के बजाय एक प्रेत बनकर विचरण करने लगता है। देख मैन, अपनी लाइफ में अपन बहुत शान से जिया और शान से मरा प्यार करने वाली वाइफ थी। 2 प्यारे बच्चे थे, और किसी से ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता था। अपूर्ण बस अपने काम से काम रखता था। अपूर्ण का मर्डर भी नहीं हुआ, नेचुरल डेथ था। बोले, तो प्राकृतिक मौत तो तेरे सवाल का जवाब है नहीं। कोई इच्छा अधूरी नहीं रह गई थी। तो अगर सब कुछ एकदम सामान्य था, तो तुम्हारी आत्मा मुक्त क्यों नहीं हुई? तू बहुत सवाल करता यार। अच्छा सुन, मरने के बाद हर इंसान को दूर से एक तेज लाइट अपनी तरफ आती दिखती, एकदम सफेद लाइट। वो हेवन, स्वर्ग का दरवाजा होता, जिसके अंदर हर अच्छी आत्मा को जाना रहता है। वैसे तो वो तेज लाइट वाला दरवाजा देखकर कोई भी खुद को रोक नहीं पाता और अंदर एंटर हो जाता है, लेकिन कुछ लोग रहता एकदम अड़ियल, जो अपनी डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ऐसा लोग इक्का दुक्का ही रहता, जो उस रोशनी वाले दरवाजे से जाने को मना कर देता। एक बार मना करने पर कोई उसे वापस फोर्स नहीं कर सकता जाने के लिए, इसलिए ऐसी आत्मा लोग को धरती पर ही छोड़ दिया जाता है भटकने के लिए। अपूर्ण ने भी जाने से मना कर दिया था, क्योंकि अपूर्ण अपनी डेथ को उस टाइम एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। अपूर्ण अपने इस डिसीजन से बाद में बहुत पछताया, लेकिन गांड बहुत दयालु है। अपूर्ण का बिलीव है कि अगर अपूर्ण ज्यादा से ज्यादा लोग की हेल्प करेगा तो गॉड अपूर्ण को वापस बुलाएगा। ओ, तो इसलिए तुम राघवन की मदद कर रहे हो ताकि तुम्हें मुक्ति मिल सके। राघवन जब अपनी मां के बारे में बताया तो अपूर्ण से रहा नहीं गया और अपूर्ण उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो गया। जितने बच्चा लोग को अपन किडनैप किया, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने दिया और सब बच्चा अक्खा टाइम बेहोश ही पड़ा रहा, जिससे वो लोग को पता ही नहीं चला कि उनको उठाने वाले कौन है। बाद में राघवन बच्चा लोग को उनकी फैमिली से मिलवा देता और कुछ पैसा बना लेता। सुशील ने ध्यान दिया कि मजाकिया अंदाज वाला पीटर थोड़ा सा गंभीर हो गया था। उसने पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम कब्रिस्तान की तरफ आने वाले लोगों को डराते क्यों हो? पीटर झल्लाकर बोला, अरे अपूर्ण जानबूझकर नहीं डराता। मैं ना अब पूरे टाइम अपनी कब्र में तो नहीं लेटा रह सकता, इसलिए कभी कभी हवा खाने बाहर आ जाता है और किस्मत इतनी खराब कि उसी टाइम कोई न कोई इधर निकल आता है। एक बार तो 2 चोर इधर चोरी के माल का बंटवारा करने आया। वो लोग अपूर्ण को देखकर ऐसा डरे कि अब तो चोरी से ही तौबा कर लिया होगा। अपूर्ण अपनी पावर्स का यूज करके गायब भी हो जाता है, लेकिन उसके किए फोकस रहना बहुत जरूरी है। क्या बोलते हिंदी में? हाँ, एकाग्रचित होना बहुत जरूरी है। गायब होते टाइम पर अपूर्ण अक्खा टाइम तो फोकस नहीं कर सकता ना, इसलिए कभी कभार बाई मिस्टेक लोगों को दिख भी जाता है, जैसा आज तुझे दिख गया।
सुशील ने राघवन से पूछा, तुम्हारी मां की तबीयत कैसी है अब? राघवन ने उत्तर दिया, फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन इस शहरी हॉस्पिटल के रोज नए खर्चे निकल आते हैं जिन्होंने मुझे परेशान कर रखा है। सुशील राघवन से बोला, अच्छा सुनो, भानु को मैं अपने साथ ले जा रहा हूं, तुम्हारे पैसे मैं दे दूंगा, पिताजी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। राघवन रुआसा होकर बोला, पैसे की कोई जरूरत नहीं है भैया जी, आप अपने छोटे भाई को ले जाइए। सुशील हैरान होकर बोला, लेकिन सुशील की बात पूरी होने से पहले ही राघवन बोला, आज मुझे पता चला कि मैं कितना गलत था। अपने स्वार्थ के लिए न जाने कितने ही परिवारों को परेशान किया है मैंने। आप भानु को के जाइए, मैं बाकी पैसों का इंतजाम किसी और तरीके से कर लूंगा। राघवन ने पीटर को इशारा कर दिया। पीटर ने चुटकी बजाई और कुर्सी से बंधे भानु को धीरे धीरे होश आने लगा। फिर पीटर सुशील की तरफ देखकर बोला, अब अपुन चलता है मैन, वरना तेरा भाई भी मेरे को देखकर चिल्लाने लगेगा। इतना कहकर पीटर हवा में ही घुल गया। सुशील आंखें फाड़े देखता रह गया। भानु ने धीरे धीरे आंखें खोलो। उसके सामने सुशील और राघवन थे। अब उसके हाथ पांवों में रस्सियां भी नहीं बंधी थी। वह लड़खड़ाती जुबान से बोला, सुशील भैया, आप राघवन ने अपना ओझा वाला नाटक शुरू कर दिया ताकि उसे शक ना हो। तू एक प्रेत के चंगुल में फंस गया था बच्चा। उस शक्तिशाली प्रेत को मैंने तेरे बड़े भाई सुशील की मदद से मैंने परास्त कर दिया है। अब तू आजाद है, जा अपने घर जा। इतना सुनकर भानु रोते हुए सुशील के गले लगकर बोला, बड़े भैया, मैंने आपके लिए कितना गलत सोचा था, लेकिन आपने ही आज मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मेरी वजह से आप घर से निकाले गए। मैं वादा करता हूं कि आपको घर वापस लाने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा। सुशील मुस्कुराकर बोला, चल अब ज्यादा रो मत, मैं तुझे घर छोड़ देता हूं। फिर सुशील और भानु कब्रिस्तान से निकलकर घर की ओर चल दिए। पीछे कब्रिस्तान में खड़ा राघवन मुस्कुरा रहा। भानु को घर तक ले जाकर सुशील रुक गया। भानु ने यह देखकर पूछा, क्या हुआ भैया, अंदर चलिए ना। सुशील बोला, नहीं भानु, मैं तब तक अंदर नहीं जाऊंगा जब तक पिताजी खुद मुझे नहीं बुला लेते। ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करिए भैया, फिर मुझे यही लगता रहेगा कि आप मेरी वजह से ही घर से बाहर हुए। नहीं भानु, मेरे घर से जाने की वजह तुम नहीं बल्कि मोहिनी थी। मोहिनी और मेरे रिश्ते को जब तक स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा। प्लीज जिद मत करना भानु, अब तुम जाओ और मैं भी अपने मोटल निकलता हूं। भानु जानता था कि सुशील को रोकने की कोशिशें करना बेकार है, इसलिए वह सुशील के गले लगकर अकेला ही घर की ओर चल दिया। घड़ी 1 बजा रही थी, लेकिन श्यामदास की आंखों से नींद गायब थी। बड़े से हॉल में वह अकेले टहल रहे थे। कुछ यही हाल राधिका का भी था। वह अपने कमरे में बिस्तर पर बैठे बैठे रोती जा रही थी। अचानक घर के बाहर से आवाज आई, पिताजी। अचानक ही श्यामदास की बाँछें खिल उठी। वे तेज कदमों से चलते हुए घर के बाहर आंगन में पहुंचे और देखा कि भानु उनकी ही ओर आ रहा था। राधिका को भी अपने कमरे से भानु की आवाज सुनाई दी। वह भी बाहर की ओर भागी। वह दौड़कर श्यामदास के गले लग गया। श्यामदास भावुक होकर बोले, मेरे बच्चे, तू ठीक तो है ना? राधिका भी बाहर आ चुकी थी। भानु को सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आ गई। भानु खुश होकर बोला, पिताजी, मैं उस प्रेत के चंगुल से छूटकर आ गया पिताजी। ओझा राघवन और सुशील भैया ने मुझे बचा लिया। राधिका के साथ साथ श्यामदास भी चौंक पड़े। श्यामदास चौंक कर बोले, क्या कहा सुशील ने? जी पिताजी, सुशील भैया और राघवन ने ही मुझे उस प्रेत के चंगुल से छुड़ाया और आपको राघवन को पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। वे पैसे लेने से इनकार कर चुके हैं। भगवान राघवन का हमेशा भला करे। मैं जानता था कि सुशील तुझे गायब करवा ही नहीं सकता, क्योंकि भले ही तुम दोनों के बीच कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो जाए, आखिर है तो वो तुम्हारा भाई ही। क्या आपको लगा कि सुशील भैया ने मुझे गायब करवाया है? मुझे नहीं, तेरी मां को लगा था, और मैं भी मूर्खों की तरह उससे पूछने चला गया। यह तक नहीं सोचा कि जब मैं यह आरोप उस पर लगाऊंगा तो उस पर क्या बीतेगी। यह सुनकर राधिका ने शर्म से सिर नीचे झुका लिया था। उसे अंदर ही अंदर अपने आप से ही नफरत होने लगी थी कि उसने सुशील के बारे में ऐसा सोचा भी कैसे। भानु कुछ सोचकर बोला, ओ,
तो शायद अपने ऊपर लगे आरोपों से आहत होकर ही वह मुझे बचाने आए थे। खैर पिताजी, मुझे आपसे दूसरी बात करनी है। हाँ बता, क्या बात है? मैं चाहता हूं कि आप मोहिनी और भैया का रिश्ता स्वीकार कर लें। यह सुनकर श्यामदास चौंकते हुए बोले, ये क्या कह रहे हो भानु? जी पिताजी, अब मान भी जाइए ना, ये जात पात सब पुरानी बातें हैं और आजकल तो गांव में भी कोई ये सब नहीं मानता। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पिताजी, लेकिन आपके आशीर्वाद के बिना उनका रिश्ता अधूरा ही रह जाएगा। राधिका भी आंखों में आंसू भरकर बोली, अब मान भी जाइए ना, मैंने सुशील से हमेशा ईर्ष्या की और उसने मुझे सगी मां का दर्जा दिया। भानु को भी छोटा भाई ही माना। हम उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। श्यामदास 1 मिनट तक कुछ सोचते रहे और उसके बाद बोले, मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगा। पहले तू अंदर चलकर कुछ खा ले भानु, वरना तेरी मां फिर से रोने लगेगी। हो, मुझे भी बहुत भूख लगी है, भानु बोला और तीनों खुशी खुशी घर के अंदर चले गए। सुशील दूर से ही खड़ा उनको घर के अंदर जाते देख रहा था। उसके बाद वह खुद भी अपने मोटल की तरफ बढ़ गया। सुशील दोपहर 2 बजे के वक्त चिलचिलाती धूप में बांध के पास बाकी लोगों का काम सुपरवाइज कर रहा था। तभी उसने देखा कि मोहिनी चलती हुई उसी की तरफ आ रही थी। चेहरे से वह कुछ गुस्से में लग रही थी। सुशील ने चौंक कर पूछा, अरे मोहिनी, तुम यहां? मोहिनी गुस्से में बोली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरी वजह से मुखिया जी ने तुमको घर से निकाल दिया? बी, वो काम ही इतना था कि तुम अपनी होने वाली पत्नी को इतनी जरूरी बात बताना भूल गए। सुशील गहरी सांस लेकर बोला, देखो मोहिनी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मुझे अब भी यकीन है कि पिताजी हमारे प्यार को जरूर समझेंगे। मोहिनी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह बोली, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा, इससे अच्छा तो मैं तुम्हारी जिंदगी से ही दूर चली जाऊं। कम से कम तुम सुकून से तो जी पाओगे। सुशील मोहिनी के आंसू पोंछते हुए बोला, आज तो बोल दिया, लेकिन आगे से कभी अलग होने की बात मत करना। अरे ऐसी 1000 दिक्कतें और झेल लूंगा, लेकिन तुमसे अलग होना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मोहिनी सुशील के गले लग गई। सुशील ने मोहिनी से कह तो दिया था, लेकिन उसे खुद भी यकीन नहीं था कि श्यामदास कभी उनके रिश्ते को स्वीकारेंगे भी या नहीं। उधर श्यामदास भी इसी उधेड़बुन में लगे हुए थे कि इस समस्या का क्या हल निकाला जाए। भूरा भी वहीं खड़ा था। वह सर खुजाता हुआ बोला, अगर आप बुरा ना माने तो क्या एक बात कहे? श्यामदास के दिमाग ने तो काम ही करना बंद कर दिया था। वे भूरा की तरफ मुड़कर बोले, हां बता, क्या कहना चाहता है? देखिए, सरपंच के चुनाव सर पर है। अगर आप एक गरीब घर की बेटी से सुशील का ब्याह करवाएंगे तो आपकी छवि गांव में एक प्रगतिशील और दयालु व्यक्ति के रूप में स्थापित होगी। हालांकि कुछ लोग जात बिरादरी अलग होने के कारण विरोध भी करेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग, खासकर गांव का पिछड़ा समुदाय, आपके साथ खड़ा होगा। श्यामदास ने आश्चर्य से भूरा को घूरा। भूरा सहम कर बोला, क्या हमने कुछ गलत बात कह दी मुखिया जी? श्यामदास हल्के से मुस्कुराकर बोले, नहीं, मैं तो यह सोच रहा हूं कि तेरे जैसे बैल बुद्धि के दिमाग में इतना अच्छा विचार कहां से आया। वैसे भी जब से भानु के लापता होने वाली घटना हुई, तब से मैंने तय कर लिया कि मेरे लिए मेरे बच्चों की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। सुशील की शादी वहीं होगी जहां वो चाहेगा। तभी एक आवाज आई, ये आप क्या कह रहे हैं जीजा जी? श्यामदास और भूरा ने मुड़कर देखा तो दरवाजे के पास राजन खड़ा था, राधिका का छोटा भाई। उसने आगे बढ़कर श्यामदास के पांव छुए। श्यामदास हैरत से बोले, अरे राजन, तू यहां क्या कर रहा है? आप तो जानते ही है कि मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। इस गांव में भी मैं अपने काम के सिलसिले में आया था, तो सोचा कि दीदी से मिलता चलूं। अरे राजन, राधिका सीढ़ियों से उतरते हुए खुशी से बोली, इतने दिनों बाद याद आई दीदी की। राजन ने सफाई देते हुए कहा, अब क्या बताऊं दीदी, ये ट्रांसपोर्ट का काम ही ऐसा है कि किसी से मिलने जुलने का समय ही नहीं मिल पाता। वैसे जीजा जी, आप सुशील के संदर्भ में जो कह रहे थे वह मैंने सुन लिया। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। हां बोलना, श्यामदास बेमन से बोले। सुशील की शादी अगर आप किसी गरीब परिवार की लड़की से करते हैं तो जैसा कि भूरा ने कहा, आपको उनका तगड़ा समर्थन प्राप्त होगा, लेकिन ऊंचे घराने वाले
हमारी आपकी बराबरी वाले लोगों में इस बात का रोष हो सकता है। आपको गरीबों का समर्थन तो मिल जाएगा, लेकिन गांव के धनाढ्य वर्ग का समर्थन भी तो मायने रखता है ना। श्यामदास झल्लाकर बोले, तो फिर तुम्हारे पास क्या कोई और प्रस्ताव है? अगर आप सुशील का रिश्ता किसी ऐसे गरीब परिवार में करवा दे जो आपकी ही जात बिरादरी का हो, तो बिना किसी भी वर्ग को नाराज किए अपना काम निकल सकता है। आप इस बारे में सोचिए, मैं चलता हूं। अरे तू कहां जा रहा है? राधिका बोली, तू यहीं रुकेगा, हमारे घर में। अरे मैं अपने दोस्त के घर रुकने का सोच रहा था, कहां आप लोगों को बेवजह परेशान करूंगा। श्यामदास भी बोले, राधिका ठीक ही कहती है राजन, तुम यहां रुको, मुझे तुम्हारे तर्क पर अभी और विचार करना है। राजन मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, अगर आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं यहीं रुक जाता हूं। इस बातचीत के कुछ घंटे बाद श्यामदास भोजन करके छत पर टहल रहे थे। तभी राजन छत पर आकर बोला, क्या मैं भी टहल लूं जीजाजी? श्यामदास उसे देखकर बोले, अरे क्यों नहीं राजन, आओ दोनों साथ में टहल लेंगे। राजन भी श्यामदास के साथ टहलने लगा। वह बोला, तो क्या आपने मेरे कथन पर कुछ विचार किया? श्यामदास गहरी सांस लेकर बोले, तुम्हारी बात तो ठीक लगी मुझे, लेकिन सिर्फ अपनी सरपंच की कुर्सी बचाने के लिए मैं अपने बेटे की खुशियों की बलि नहीं देना चाहता। सुशील अगर मोहिनी से शादी करना चाहता है तो यही सही, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। आप ठीक कहते हैं भाई साहब। चलिए आपको मैं अपने गांव की एक कहानी सुनाता हूं। हमारे गांव में भी एक अमीर घराने के लड़के को एक गरीब परिवार की लड़की से प्यार हो गया था। समाज की परवाह न करते हुए उसने उस लड़की से शादी तो कर ली, लेकिन असली समस्या तो शादी के बाद शुरू हुई। कैसी समस्या? श्यामदास कहानी में दिलचस्पी दिखाते हुए बोले, शादी के बाद उस लड़के को पता चला कि उस लड़की को उससे कोई प्यार नहीं था। उसने तो बस उसके पैसे के लिए उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया था। लेकिन जब तक लड़के को यह बात समझ में आई, बहुत देर हो चुकी थी। वह लड़की घर से रुपए, पैसे और महंगे जेवरात लेकर रातों रात अपने किसी और आशिक के साथ भाग गई। और आपको पता है कि उसके जाने के बाद उस लड़के ने क्या किया? श्यामदास कहानी में खो से गए थे। उन्होंने अनायास ही पूछा, क्या किया उसने? राजन ने अफसोस भरी आवाज में कहा, उस बेचारे ने पंखे पर रस्सी बांधकर खुद को फांसी दे दी, आत्महत्या कर ली उसने। यह सुनकर श्यामदास अंदर तक कांप गए। कहीं ऐसा कुछ सुशील ने कर किया तो? नहीं, यह ख्याल ही उनके लिए बेहद डरावना था। राजन आगे बोला, ये छोटे घर की लड़कियां ऐसा ही करती है जीजाजी। ये पहले अमीर घर के लड़के को फंसाती है और बाद में उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। मैं आपसे विनती करता हूं कि सुशील को बचा लीजिए। श्यामदास पर राजन की बातों का गहरा असर हो चुका था। वे बोले, पर सुशील तो मेरी एक नहीं सुनेगा, आखिर मैं कर भी क्या सकता हूं? राजन ने उत्तर दिया, आप इस गांव के मुखिया हैं, उस बढ़ई के पूरे परिवार को गांव के बाहर फेंकवा दीजिए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। मेरी बात पर गौर जरूर फरमाइएगा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं अपने काम से थोड़ा बाहर जा रहा हूं, थोड़ी ही देर में वापिस आ जाऊंगा। इतना कहकर राजन तो वहां से चला गया, लेकिन श्यामदास वहीं खड़े कुछ सोचने लगे। इतना तो तय था कि राजन की बातों ने उनके दिमाग पर गहरा असर किया था। श्यामदास और राजन में से किसी को नहीं पता था कि भानु उन सबकी बातें छिपकर सुन रहा था। शाम के 7 बज चुके थे। सूरज की रश्मियां धूमिल पड़ चुकी थी और पूरा आसमान गहरे नीले रंग से ढक चुका था। गांव के कब्रिस्तान के भीतर से बहसबाजी की आवाजें आ रही थी। पीटर का प्रेत हवा में तैरता हुआ राघवन से बहस कर रहा था। मैं बोला था तेरे को ज्यादा चैरिटी नहीं करने का, लेकिन तू अपूर्ण का बात सुनता ही किधर है। लोगों को गायब करके अच्छा खासा माल बटोर रहा था, पर नहीं, तेरे को तो राजा हरिश्चंद्र बनने का था। राघवन वहीं पीटर की कब्र पर बैठा हुआ बोला, अरे ठीक है ना पीटर, हम कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे पैसे कमाने का। मुझे बस भोले भाले लोगों के साथ ये पाखंड करना अब अच्छा नहीं लगता। तभी उन दोनों ने देखा कि एक ट्रक कब्रिस्तान के ठीक सामने आकर रुका। वे दोनों ही चौंक गए। ट्रक में से एक स्लेटी रंग का कुर्ता पजामा पहना हट्टा कट्टा पहलवान निकल कर आया। एक दूसरा आदमी गांव की तरफ जाने वाली सड़क से निकलकर पहलवान के पास आया और वे दोनों आपस में कुछ बात करने लगे।
पीटर राघवन से बोला, अपुन को ये दोनों लोग कुछ ठीक नहीं लग रहा। राघवन को भी कुछ संदिग्ध लगा। आखिर इतनी रात गए कब्रिस्तान के पास दो लोग क्या बात करने आए थे? वह पीटर से बोला, यह तो जाहिर है कि ये लोग इस गांव के नहीं है। गांव के लोग तो तुम्हारे डर से इस जगह के पास तक नहीं भटकते। ये जरूर कहीं बाहर के हैं। हमें इनकी बात सुननी चाहिए। यह कहकर राघवन तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन पीटर हवा में तैरकर राघवन से आगे जाते हुए बोला, ऐ भूत में है, तू इधर ही रुक, मैं पास जाकर उनका बातचीत सुनेगा। गायब रहने की ही कोशिश करना। अगर एकदम से उनके सामने आ जाओगे तो वे डर के भाग जाएंगे। हाँ ठीक है, गायब ही रहेगा मैं अब खुश। अब मेरे को जाकर उनका बात सुनने दे। पीटर गायब रहकर कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंचा, जहां से गेट के बाहर खड़े उन दोनों ही लोगों की बात को आराम से सुना जा सकता था। उन दो लोगों को तो भनक भी नहीं थी कि एक प्रेत उनसे कुछ ही फीट दूर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। वह पहलवान जैसा व्यक्ति अपनी भारी आवाज में दूसरे व्यक्ति से बोला, तूने मुझे इस गांव में क्यों बुलाया है राजन? मुझे लगा था कि यह काम तू अकेला कर सकेगा। राजन ने उससे कहा, मैं आधा काम तो कर ही चुका हूं। मुझे वह जगह पता है जहां बिरजू ने सारा माल छिपाया है, लेकिन हम ऐसे ही वहां नहीं जा सकते। केशव भौहें तानकर बोला, क्यों? अगर माल का पता है तो जाकर निकाल लेना चाहिए ना। सारा माल उसके भाई के छोटे से घर के नीचे जमीन में दफन है। उसका भाई सरजू एक बढ़ई है, बर्तन बनाता है। हम ऐसे ही जबरदस्ती उसके घर नहीं घुस सकते, वरना बहुत बवाल होगा। लेकिन मेरे पास एक तरकीब है। केशव की भी आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, क्या तरकीब? मेरा सौतेला भाजा सुशील उस बढ़ई की बेटी से बेतहा मोहब्बत करता है। मैं उसके पिता यानी अपने जीजा श्यामदास के कान भर रहा हूं। मैं उनके दिमाग में यह बात बैठा दूंगा कि मोहिनी सुशील से नहीं बल्कि उसकी दौलत से मोहब्बत करती है। श्यामदास की गांव में इतनी साख तो है ही कि उनके एक इशारे पर उस बढ़ई को गांव से निकाल फेंका जाए। बस उस बढ़ई को गांव निकाला मिलते ही हम दोनों उसके घर जाकर वह गड़ा हुआ खजाना निकाल लाएंगे। केशव खुश होकर बोला, वाह राजन वाह, दिल खुश कर दिया तुमने। अब कल से इसी योजना पर काम करेंगे। इतना कहकर दोनों लोग केशव के ट्रक में बैठकर गांव की ओर चल दिए। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि पीटर ने उनकी सारी बात सुन ली थी। सुशील अपने छोटे से मोटल के बाहर टहल ही रहा था कि उसने देखा कि भानु दौड़ता हुआ उसी की तरफ आ रहा था। सुशील ने उसे रोककर पूछा, अरे भानु, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम्हें तो पसीना भी आ रहा है। भानु डांफता हुआ बोला, गजब हो गया सुशील भैया। पिताजी आपके और मोहिनी के रिश्ते के लिए मान ही गए थे कि तभी राजन मामा ने आकर सारे किए कराए, पर पानी फेर दिया। उसके बाद भानु ने राजन और श्यामदास के बीच हुई पूरी बातचीत सुशील को बता दी। यह सुनकर सुशील और ज्यादा परेशान हो गया। वह गुस्से से बोला, मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि अचानक राजन मामा गांव में ऐन मौके पर कहां से टपक पड़े, और इन्हें क्या लगता है कि मैं कोई दूध पीता बच्चा हूं जो ये जहां बोलेंगे वहां मैं शादी कर लूंगा। तुम्हारे मामा का इस गांव में आना और तुम्हारी शादी मोहिनी से रोकना एक सोची समझी साजिश है। राघवन उनकी तरफ आता हुआ बोला, आज राजन किसी केशव नाम के व्यक्ति से कब्रिस्तान के बाहर मिला था। मैंने छुपकर उनकी सारी बातें सुन ली थी। राघवन भानु के सामने पीटर का जिक्र नहीं करना चाहता था, वरना बेचारा फिर से बेहोश हो जाता। सुशील ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर क्या सुना आपने? जवाब में राघवन ने उन्हें वह सारा वार्तालाप बता दिया जो पीटर ने केशव और राजन के मध्य सुना था। पूरी बात सुनकर सुशील और भानु तो उछल ही पड़े थे। सुशील हैरत भरे स्वर में बोला, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा और मोहिनी का प्यार इतनी गहरी साजिश का शिकार होगा। अब अगर मैं पिताजी की मर्जी से शादी नहीं करूंगा तो सरजू जी के पूरे परिवार का गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। भानु तो कुछ और ही सोच रहा था। वो बोला, लेकिन ये गड़े हुए खजाने का क्या माजरा हो सकता है भैया? अगर आप मोहिनी से शादी नहीं भी करेंगे तो क्या गारंटी है कि केशव और राजन उस खजाने को पाने के लिए कोई दूसरा हथकंडा नहीं अपनाएंगे? सुशील भानु की तरफ देखकर बोला, तुम ठीक कहते हो भानु, मुझे इस समस्या को हल करने का एक रास्ता नजर तो आ रहा है,
लेकिन उसमें मुझे ओझा राघवन की मदद चाहिए होगी। ओझा जी, आप तो प्रेतों को अपने इशारे पर नचा सकते हैं ना? बस आपके इसी हुनर की जरूरत है मुझे। सुशील राघवन को हल्के से आंख मारता हुआ बोला। राघवन समझ गया कि सुशील भी भानु के सामने पीटर का जिक्र नहीं करना चाहता था, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से पीटर की मदद मांग रहा था। अगली सुबह बड़े सरजू को अपने छोटे से घर के बाहर काफी शोर सुनाई दिया। सरजू, घर से बाहर निकल। सरजू, उसकी बीवी और बेटी मोहिनी जब घर से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि गांव के सरपंच श्यामदास के साथ राजन, भूरा और उनके ही कई सारे आदमी थे। सरजू श्यामदास के चेहरे पर उमड़ते क्रोध को देखकर काफी सहम गया था। वह हाथ जोड़कर उनके पास जाकर बोला, हमसे क्या कोई गलती हो गई मुखिया जी? श्यामदास की जगह राजन ने जवाब दिया, तुझसे तो नहीं, पर तेरी बेटी से जरूर गलती हुई है। उसने एक बड़े घर के लड़के को अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश की है। मोहिनी आगे आती हुई बोली, यह सरासर झूठ है। मैंने सुशील से सच्चा प्यार किया है। हम दोनों तो अपनी एक अलग दुनिया बसाने वाले थे, यहां से बहुत दूर, जहां हमारे बीच जात पात की दीवारें ना हो। इस पर श्यामदास बोले, हम, यानी कि तुम मेरे बेटे को मुझसे जुदा करना चाहती थी? ना नहीं मुखिया जी, मैंने ऐसा कब कहा? आप सब गलत समझ रहे हैं। श्यामदास क्रोधित होकर बोले, मैं सब सही समझ रहा हूं। लड़की अपने बेटे का जीवन मैं ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकता। तुम लोग अभी इसी वक्त यह गांव छोड़कर चले जाओ और कभी वापस यहां नजर मत आना। यह सुनकर सरजू गिड़गिड़ाते हुए बोला, ऐसा गजब न कीजिए मुखिया जी, हम लोग कहां जाएंगे? मैं मोहिनी को समझाऊंगा, वह आगे से सुशील से नहीं मिलेगी। श्यामदास उसकी तरफ देखकर बोले, अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारा इतना कहा मानती तो ये सब नौबत ही नहीं आती। मुझे नहीं लगता कि तुम मोहिनी को समझाओगे, बल्कि मुझे तो लगता है कि तुम ही ने उसे उकसाया होगा। मेरे बेटे को फंसाने के लिए तुम्हें मैं कुछ घंटों की मोहलत देता हूं। अपना सामान समेटो और यह गांव छोड़कर कहीं दूर निकल जाओ। सरजू को जब कोई और चारा नहीं दिखा तो वह बोला, ठीक है मुखिया जी, हमें कुछ घंटे की मोहलत दीजिए, हम यहां से निकल जाएंगे। इसके बाद श्यामदास अपने दल बल के साथ वापस चले गए। कुछ घंटे बाद श्यामदास जब हवेली में बाहर बरामदे में बैठे आराम फरमा रहे थे, तब भूरा दौड़ा दौड़ा हवेली में आया और बोला, मुखिया जी, वो सरजू बड़ई अपने परिवार के साथ ये गांव छोड़कर चला गया है। अब उनका घर खाली है। यह सुनकर श्यामदास की बगल में बैठे राजन को तो बाँछें ही खिल गई। वो बोला, वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब आप चिंता मत कीजिए जीजाजी, सुशील की शादी हमारी बराबरी के किसी खानदान में बड़े ही धूमधाम के साथ होगी। श्यामदास ये खबर सुनकर ज्यादा खुश नहीं थे। वे राजन से बोले, तुम सुशील को नहीं जानते हो राजन, मुझे इतना तो अंदाजा हो गया है कि वो उस लड़की मोहिनी से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। जब उसे पता चलेगा कि मोहिनी का पूरा परिवार मेरी वजह से गांव छोड़कर चला गया है तो न जाने क्या होगा। राजन बेफिक्री से बोला, अरे आप खामखा परेशान हो रहे हैं जीजाजी, अब सुशील को मोहिनी को भुलाना ही पड़ेगा। श्यामदास ने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे बस उठकर हवेली के अंदर चले गए। जैसे ही सूरज ढला, दो साए सरजू के खाली घर की तरफ बढ़े। दोनों लोगों ने शरीर के ऊपरी हिस्से को कंबल से ढक रखा था। उन दोनों के हाथ में एक एक फावड़ा था। सरजू का घर एकदम खाली हो चुका था। वह अपना सारा सामान समेटकर वहां से चला गया था। घर के अंदर पहुंचकर दोनों लोगों ने कंबल उतार दिया। वे थे राजन और केशव। इसीलिए मैंने सुशील और सरजू की बेटी मोहिनी के प्यार को हथियार बनाकर उन्हें घर से बाहर निकलवा दिया और पैसे निकालने आ गए। श्यामदास पूरी बात सुनकर बूत बनकर खड़े रहे। फिर कुछ देर बाद सरजू की तरफ मुड़कर हाथ जोड़कर बोले, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। सरजू बोले, अरे कैसी बात कर रहे हैं मुखिया जी, कृपया मुझे शर्मिंदा ना करिए। इस पर श्यामदास बोले, इस जात पात की पट्टी ने मुझे बिल्कुल अंधा कर दिया था। मैं सुशील और मोहिनी के निश्चल प्रेम को नहीं देख सका और आपको भी इस नीच राजन की बातों में आकर बहुत बुरा भला कहा। लेकिन अब और नहीं, जहां मेरा बेटा चाहेगा वही उसकी शादी होगी। ये एक पाप का वादा है। सुशील को आंखें भी नम हो गईं। वह फौरन अपने पिता के गले लग गया।
भानु की आंखें भी नम हो गई थी। फिर श्यामदास राजन और केशव की तरफ देखकर बोले, इन दोनों को तो कानून ही सजा देगा, और अब तो हमारे पास इनके खिलाफ ठोस सबूत भी है, वीडियो रिकॉर्डिंग के रूप में। उसके बाद पुलिस ने लूट का सामान बरामद किया और केशव और राजन को वहां से ले गई। ओझा राघवन की सहायता से खुश होकर श्यामदास ने उसकी मां के इलाज का बाकी खर्चा वहन करने को राजी हो गए। यह सब हो जाने का बाद सुशील और मोहिनी टहलते हुए कब्रिस्तान वाली सड़क के पास निकल आए। यह देखकर मोहिनी ने पूछा, हम इस कब्रिस्तान के पास क्या करने आए हैं सुशील? सुशील ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूं, आओ मेरे साथ। मोहिनी ने डरते हुए कहा, ना बाबा ना, गांव वाले कहते हैं कि कब्रिस्तान में एक प्रेत भटकता रहता है, मैं तो आगे नहीं जाऊंगी। तो मत जा, अपुन इधर आ जाएगा, कहकर पीटर एकदम से प्रकट हो गया। मोहिनी चीख कर सुशील से जा लिपटी और बोली, सुशील ये तो भभूत है। सुशील हंसकर बोला, डॉस सही कहा, और ये कोई ऐसा वैसा भूत नहीं, बल्कि वही भूत है जिसने केशव और मेरे मामा श्री का राज सामने लाने में मदद की। क्या? मोहिनी कभी आश्चर्य से सुशील को देखती तो कभी पीटर को। तभी राघवन भी मुस्कुराता हुआ सामने आ गया। पीटर राघवन की तरफ देखकर बोला, क्या रे, क्या बोल रहा था तू उधर? कि मैं तेरा नहीं गुलाम है। राघवन हंसकर बोला, अरे तो और क्या कहता कि एक पुराने जमाने के अक्ल का भूत हमारी मदद कर रहा है। पीटर छिड़कर बोला, अंकल का भूत अभी मैं तेरी बॉडी के अंदर घुसकर तेरे से भरतनाट्यम करवाएगा। सुशील उनकी हंसी ठिठोली देखकर मोहिनी से बोला, यही है तुम्हारे कब्रिस्तान का भूत, देखो कितना ज्यादा डरावना है, हा हा हा। पीटर सुशील की तरफ देखकर बोला, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ज्यादा सियाना नहीं बनने का। अभी मैं बताए उसे कि जब तू मेरे से पहली बार मिला था तो कैसा डरा था। यह सुनकर सुशील का मुंह उतर गया, लेकिन मोहिनी हंसने लगी। फिर सुशील मोहिनी से बोला, अच्छा मोहिनी, मैंने तुमको पीटर से मिलवा तो दिया, लेकिन प्लीज इस बारे में किसी को बताना मत, क्योंकि राघवन और पीटर ने मिलकर बहुत लोगों को छूना लगाया है। लेकिन इनकी मजबूरी थी, क्योंकि राघवन की मां हॉस्पिटल में भर्ती थी। मोहिनी पीटर की तरफ देखकर बोली, आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तभी अचानक सबका ध्यान आसमान की तरफ गया। बादल थोड़े से तितर बितर हुए और उनके बीच में से एक तेज सफेद रोशनी निकलकर धरती पर पड़ी। पीटर यह देखकर सबसे ज्यादा खुश हुआ। वह सुशील से बोला, देखा सुशील, मैं तेरे को बताया था ना सफेद लाइट के बारे में। आज अपुन ने ऐसा नेक काम किया कि स्वर्ग का दरवाजा अपने लिए वापस खोल दिया गॉड ने। राघवन ने बुझी हुई आवाज में कहा, इसका मतलब आपको जाना होगा। पीटर राघवन की तरफ देखकर बोला, देख तू अभी सैंड मत हो, तू ऐसा मुंह लटकाए रहेगा तो अपुन का जाना मुश्किल हो जाएगा। मेरे को स्माइल मांगता सबके चेहरे पर। मैं खुद इसकी पिटाई करने आएगा। अब हंसी मजाक से अलग हटकर विश यू बोथ अ हैप्पी मैरिड लाइफ, वो हिंदी में क्या बोलते? हाँ, वैवाहिक जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद पीटर ने उस सफेद लाइट के भीतर प्रवेश किया। प्रवेश करते ही वह ऊपर की ओर खींचने लगा। जाते जाते वह राघवन की तरफ देखकर बोला, अपनी मां का ख्याल रखने का, और यह ओझागिरी छोड़कर कोई ढंग का काम कर। राघवन रुंधे गले से बोला, बिल्कुल, आज से ओझागिरी बंद। इसके बाद पीटर आसमान में दूर उड़ता चला गया। सबने उसको मुस्कुराकर विदा किया। राघवन भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें नम थीं।